हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल? आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जितना भी पढ़े हैं, मतलब जो भी है, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट कुछ किए हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ सीखा, चार्ज सीखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारे टॉपिक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, चैनल पे जाके। ठीक है। तो आज हम लोग गॉस थ्योरम सीखेंगे कि एक्चुअल में गॉस थ्योरम है क्या। गॉस थ्योरम एक्चुअल में है क्या। तो गॉस थ्योरम सीखेंगे, फिर इस गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फ्लक्स हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख ही चुके थे कि फ्लक्स क्या होता है। तो मैं पहले कुछ चीजें क्विक रिवीजन, मतलब क्विक रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आप लोग उससे कनेक्ट कर पाओ। और जब तक चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। क्लियर मेरी बातें? ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट डे सीखा था, फ्लक्स सीखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन। ये क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है, रिकैप जिसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा था हम लोग, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। आपके पास ऐसे अगर क्लोज सरफेस है, ऐसे, ठीक है, तो इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसका हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था। फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने कि अगर आपको छोटा सा फ्लक्स निकालना, तो हमने सीखा था ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का मतलब क्या है, डी फाई इक्वल्स टू डॉट डॉट आएंगे तो आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर मेरी बातें? ठीक। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो फाई इक्वल्स टू, आप इसी को इंटीग्रेट कर देते थे क्लोज सरफेस के थ्रू, ई डी ए कॉस थीटा। अगर आपको पूरा एरिया पता होता था, मान लीजिए छोटा सा एरिया नहीं पता, आपको टोटल एरिया पता है इसका, ठीक है, ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस। जैसे सरफेस ऐसे है, तो इसमें परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। क्लियर मेरी बातें? तो यहाँ से टोटल फ्लक्स हम लोगों ने सीखा था, ई ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट एरिया वेक्टर। उस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। क्लियर? तो इतनी बातें हम लोगों ने सीखी थी। इसकी यूनिट्स भी बता दिए थे हमने, यूनिट नहीं बताया तो जान लीजिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम होता है। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ये होता है। इसका अगर आप देख लीजिए डायमेंशन, अगर आपको निकालना आ जाए कभी क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि डायमेंशन भैया क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है। ठीक। अ, ये हो जाएगा आपका, इसका होता है, न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू। ओके। इसका होता है एल टू। ओके। डिवाइडेड बाय इसका होता है एटी। ओके। सबको रखेंगे, मैंने बताया ना चार्ज का क्या होता है, ये कूलॉम है, मीटर स्क्वायर एरिया है, ये फोर्स है न्यूटन। तो ठीक है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, तो ये वैल्यूज रख दिया। यहाँ से आप देखेंगे एम लिखा मैंने, यहाँ से एल, एल कितना, एल कितना, थ्री एल, मैंने थ्री एल कर दिया। टी टू, देखो यहाँ से माइनस टू है, ये ऊपर जाएगा माइनस, तो टी माइनस थ्री हो जाएगा। और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा, यूनिट सीखा, फॉर्मूला सीखा, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता रहेगा अच्छे से, तो फिर आप गॉस थ्योरम भी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आने तो आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कोई रिवीजन कराया, फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface is called electric flux. फ्लक्स कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं जो परपेंडिकुलर पास हो रहे होते हैं किसी भी सरफेस से। क्लियर? ठीक। आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम पढ़ने के साथ हम लोग क्या सीखेंगे, इसकी प्रूविंग सीखेंगे। इसकी प्रूविंग सीखने के बाद उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ध्यान रखना, सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। नोट कर लिया था वो चीज सबने? क्लियर? सबने वो चीज नोट कर लिया था? ठीक। चलिए, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इसकी डेफिनेशंस पहले देखो। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, या टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स passing through a closed surface, passing through a closed surface is equal to
इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ नेट चार्ज enclosed with it enclosed with it। मतलब कोई आपके पास सरफेस है, मैंने रैंडम सरफेस को ले लिया, उसके अंदर कितना चार्ज है, इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। इससे जो फ्लक्स निकलने वाला होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू, देखो, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, क्यू नेट। नेट का मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है भाई, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हो, तो उसको सब लोग ऐड करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, उसके बाद रखेंगे यहाँ। तो फॉर्मूला क्या मिला, क्यू नेट बोलो या क्यू इनसाइड बोलो, बात वही है। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समटाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं सब, बहुत सारे लोग। क्यू इनसाइड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरफेस से इनक्लोज होना चाहिए, उस सरफेस के अंदर कितना होना चाहिए। इसी को बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे वो क्यू अंडरस्टैंड है कि मतलब अंडरस्टैंड है कि इसके अंदर होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए। ये आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उससे निकलने वाला जो, उस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, दिस इज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सिर्फ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इट। उससे जितना एनक्लोज है नेट चार्ज, उससे उसका 1/epsilon naught टाइम्स होता है उसका फ्लक्स। क्लियर में बातें, ठीक। डेफिनेशन है इसका, नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। बस आप जब भी गॉस थ्योरम का बात या गॉस का बात आए तो आप सीधे लगाओगे आप क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब भी गॉस थ्योरम है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप तुरंत लगोगे क्यू फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका है फ्लक्स। आप जानते हैं फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज तो जानते हैं उसके अंदर। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, आप जानते ही होंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट है ना, तो फ्री स्पेस ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में जितनी परमिटिविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। बताइए, इतनी बात क्लियर है? नोट कर लीजिए सब लोग, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए, अगर ये फॉर्मूला है तो हम लोग इसकी प्रूविंग भी सीख लेंगे, ठीक है। इसका प्रूविंग बोर्ड एग्जाम में आपके आता है, देखिए कैसे। इसकी प्रूविंग आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत ही अच्छे से पूछता है, ठीक। आइए, आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि सर फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक फॉर्मूला और सीखा था, फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई इक्वल्स टू छोटा सा फाई इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा। इतनी बात आपने सीखी हुई है, ठीक, फ्लक्स के बारे में। क्लियर, ये छोटा सा फ्लक्स, अगर आपको एरिया पता है, छोटा सा एरिया, तो आप इसे निकालेंगे। अगर आपको चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस पता है तो आप इसे निकालेंगे। ओके, ठीक। तो इन्हीं दोनों को हमें करना प्रूफ, तो हम करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम हम करने जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। आइए गॉस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखते हैं। भाई साहब उन्होंने कहा था कि चार्ज जो है एक क्लोज सरफेस से इनक्लोज होना चाहिए, तो सबसे पहला हम यही कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कंसिडरेशन हमारी यही होगी कि मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, और बोला नहीं होना मेरा, ओके, बन गया बन गया बन गया, ठीक। मैंने क्या लिया, एक कोई चार्ज लिया जो इसके इनसाइड प्रेजेंट है। क्लियर मेरी बातें? मैंने एक स्फेयर लिया, ये जो सरफेस है मेरा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। ये टॉपिक क्लियर है आपका, ठीक। ये मैंने सरफेस ले लिया,
क्लियर? यहां से अब ध्यान से देखने वाली बात है, अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक, हम जानते हैं, पहले ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, उससे ये निकल जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं। ठीक, यहां से मैं यहां से छोटा सा एरिया कट कर लेता हूं इसका। इसका जो रेडियस मैंने कंसीडर किया था, इसका जो रेडियस है आर, यहां से मैंने ऐसे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, छोटा सा एरिया। क्लियर? यहाँ मैंने छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया। भाई ये सरफेस है ना, ये स्फेयर है, ये सरफेस जो है वो कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। और स्फेरिकल का जो एरिया आता है, आप जानते हैं इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, अदरवाइज स्मॉलर अगर मैं रेडियस ले रहा हूं तो आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ये चीज पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, आपको ये पता होना चाहिए। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? आप जब देखेंगे रेडियस, ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। उस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को मैं कह देता हूं, जैसे मान लो एरिया है, ये एरिया वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन है उसको मान लेता हूं मैं एन कैप। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, एन कैप। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। भाई सरफेस ऐसे है गोला, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही तो होगा, तो उसका डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा, रेडियल होगा। रेडियल का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में ही होगा उसका एरिया वेक्टर, मैंने मान लिया उसका एरिया वेक्टर ये। अब ये प्लस चार्ज है तो आप ऑब्वियसली दिमाग लगाइए कि इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी आउटवर्ड होगा। मैंने क्या बताया था, प्लस से बाहर की तरफ होता है, और रेडियस के ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेडियस है, ऐसे आर कैप मान लिया उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन मैंने माना वो आर कैप मान लिया। ठीक, अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का जो डायरेक्शन है, ध्यान से देखिए, वो सेम है। मतलब इनके बीच का जो एंगल है, ऐसे एंगल वो है 0 डिग्री, आपको दिख रहा होगा। आपको एरिया वेक्टर, ये छोटा सा एरिया लिया हो ना, छोटा सा एरिया एलिमेंट है, तो छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया तो इनके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल सेम है ना। अब हम जानते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इजी वे में प्रूफ करूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लोग थोड़ा मन से पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा ही नहीं कि ये डिफिकल्ट है। गॉस थ्योरम इतना आसान है कि क्या है बताऊं, बस उसका एप्लीकेशन यूज करते समय आपको थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान देना होगा। ठीक है, मैंने स्फीयर कंसीडर किया जिसका रेडियस स्मॉल आर है, फिर मैंने देखा किसी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, उस एरिया एलिमेंट को मैंने डीए कहा, उसका डायरेक्शन भी देखा मैं आउटवर्ड है, उसके डायरेक्शन को मैंने एन कैप कह दिया, कोई इशू नहीं है, कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। ठीक, और फिर आप जानते हैं अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो भी आउटवर्ड ही होता है, तो मैंने उसका डायरेक्शन भी ऐसे आउटवर्ड बनाया जिसको मैंने ई वेक्टर कहा, और उसका डायरेक्शन आर के ही डायरेक्शन में, तो मैंने आर कैप कर दिया, क्योंकि आर कैप और एन कैप ये डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, क्लियर हुई बातें? आप जूम करके देख लीजिए इसको। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। वो कितना है? 0 डिग्री। तो मैं जानता हूं, या हम सब जानते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू, या टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू, हम पढ़ते हैं, अगर आपको छोटा सा फ्लक्स चाहिए क्योंकि छोटा सा एरिया है, तो हम पढ़ते हैं ई डॉट डी ए। जब डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा आता है। क्लियर में बातें? तो आप चाहे एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से रख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जैसा भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब इनको हटाएंगे तो वो आर डॉट, ये यूनिट वेक्टर्स दिखा रहे हैं। ठीक, अब सबकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी साथ में पुट करूंगा मैं, तो ऐसे मैंने लिखा डी फाई इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, ई वेक्टर और यहां से आर डॉट लगाया, डी ए वेक्टर और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो एन का, इसको हटा दिया मैं। तो ध्यान से देखिए, अब ये मैग्नीट्यूड आ गया, भाई ये इनका डायरेक्शन है, मैंने यूनिट देखो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिख दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट इनके यूनिट्स वेक्टर का कर दो, तो यहां से ऐसे लिखा मैं, ई डी ए लिखा, और यहां बगल में बचा आर कैप डॉट एन कैप। अब आर कैप डॉट एन कैप निकालता हूं मैं, ध्यान से देखना यहाँ, आप जानते हैं ए डॉट भी क्या होता है, आर कैप डॉट एन कैप, ऐसे लिखेंगे, मॉड में आर और मॉड में एन, और यहाँ आता है cos थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर 1 होता है, ये भी 1 होता है,
और cos जीरो भी 1 होता है। तो r कैप डॉट n कैप की वैल्यू कितनी आई 1, भाई देख सकते हो ना। तो r कैप डॉट n कैप इसकी वैल्यू कितनी आई 1, तो मैंने इसकी वैल्यू क्या निकाल दी 1। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ई डी ए और यहाँ बचा डी फाइव, डी फाइव। बताओ इतने में कहीं प्रॉब्लम हो तो, इसकी वैल्यू 1 आ गई ना, आप देख सकते हैं। क्लियर मेरी बातें, ठीक। अच्छा भाई साहब, आप जानते हैं अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है ना, टोटल फ्लक्स ऐसे लिखेंगे, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, कमिंग आउट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। तो ऐसे इंटीग्रेट करूंगा भाई, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया डी फाइव, इसको मैंने इंटीग्रेट किया क्लोज सरफेस, यहां लिखा ई डी ए। क्लियर। अच्छा डी फाइव फाइव क्या हो जाएगा 5, कोई इशू नहीं है, कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई साहब एक चीज इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपने सीखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई चार्ज से वो डिस्टेंस क्या है आर, तो आर स्क्वायर। आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने सीखा होगा। क्लियर में बातें। तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं, तो इसकी वैल्यू रखूंगा मैं, तो लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई इसकी डिस्टेंस क्या लिखूंगा आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में ये छोटा छोटा एरिया डीए, डीए जब करोगे ध्यान से देखना, ये किसके क्रॉस करना है, स्फीयर के क्रॉस। ये इंटीग्रेशन किसका करना है, स्फीयर का। पूरा छोटा छोटा एरिया आप लोगे तो पूरा एरिया आएगा, तो स्फीयर लिख दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से भाई साहब आगे। क्लियर। तो यहां से फाइव इक्वल्स टू मिल गया आपको 1/4 पाई, ठीक, 4/एप्सिलॉन नॉट, और यहां से रखा क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां से रखा मैं क्यू, आर की वैल्यू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहने दो। टोटल एरिया जब रखेंगे तो टोटल एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो फ्लक्स इक्वल्स टू कितना आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है भैया गॉस गॉस थ्योरम, यही तो है गॉस थ्योरम, यही तो है गॉस थ्योरम। क्लियर। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिए, क्या तो बहुत कुछ है। मैंने क्या किया, डी फाइव इक्वल्स टू डॉट ए, तो डॉट को हटाया, या डॉट को हटाएंगे तो आर कैप डॉट एन कैप, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी 1 होता है, आप देख सकते हैं। ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू 0 रख दिया, यहाँ रखा, तो आर डॉट एन मतलब आर कैप डॉट एन कैप की वैल्यू एन आई 1 आई, ठीक। इसकी वैल्यू यहाँ पुट किया तो ये दिया है। टोटल फ्लक्स, ये तो छोटा सा फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दिया, ई की वैल्यू पुट कर दिया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज रख दिया, डी की वैल्यू ये लिखी हुई है। क्लियर मेरी बातें। फिर यहाँ से छोटा छोटा एरिया जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरे सरफेस का एरिया आएगा, तो मैंने क्या किया, पूरे सरफेस का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने बताया था पहले उतना होता है 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बचा क्यू और एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर क्यू चार्ज है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर मेरी बातें, नोट कर लीजिए, ये गॉस थ्योरम भी प्रूफ हो गया आपका। क्लियर मेरी बातें, गॉस थ्योरम भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक। ये गॉस थ्योरम भी, यही आपका है गॉस थ्योरम, ये आपका क्या है गॉस थ्योरम। क्लियर मेरी बातें, ठीक। अब आइए उस पर सवाल है, कुछ सवालों के सिलसिले हैं, ध्यान से देखिए, कुछ सवाल हम लोग करेंगे। आइए, हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिया सबने, ठीक, मिटा रहे हैं, ओके ओके। आइए कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, और सवाल है बहुत आसान आसान, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं कुछ, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है when 1 कूलम ऑफ चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब के सेंटर पे है 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, उसका साइड 8 सेंटीमीटर है, देखो क्वेश्चन में गिवन है ना 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम अ सरफेस, एक सरफेस से बताना है, ठीक है। जैसे मान लो, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपके पास एक क्यूब है, ऐसे ऐसे ऐसे,
इसके बीच में एक माइक्रोकूलम, मतलब एक माइक्रोकूलम की सिर्फ 1 कूलम चार्ज है। क्लियर भी बातें। आप देखेंगे कहा है कि भैया इससे निकलने वाला फ्लक्स बताओ। इसका जो साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो उसका कोई फर्क नहीं है, साइड से कुछ लेना देना नहीं होता है। आप जानते हैं अगर क्लोज है चार्ज, चार्ज अगर क्लोज्ड है तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, ठीक है, ऐसे हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम, वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, अभी जस्ट पढ़े हम लोग थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी से फ्लक्स निकलने वाला जो होता है उसके अंदर चार्ज मौजूद हो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड, दिख रहा है आपको। अब यहाँ चार्ज इनसाइड कितना 1 कूलम, तो मैंने ये टोटल फ्लक्स है 5 टोटल। क्लियर, तो टोटल 5 आपका आ गया, ध्यान से देखिए, क्यू इनसाइड 1 है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये आपके कितना आया टोटल फ्लक्स आया, मतलब इससे भी निकलने वाला, इससे भी निकलने वाला, इससे भी, ऐसे बहुत सारे फ्लक्स निकलेंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर हुई बातें। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि फ्रॉम ए सरफेस, एक सरफेस से निकलने वाला बताना है। तो कितने सरफेस है इसके 6, कितने सरफेस है 6, मान लो तो टोटल फ्लक्स निकल रहा हो 60, टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा हो 60, तो भाई 6 फेसेस हैं इसके, तो टोटल फ्लक्स 60 निकल रहा हो, तो अगर एक फेस से निकल रहा हो, जैसे मान लो इन केस में एग्जांपल ले रहा हूं, टोटल 60 फ्लक्स निकल रहे हैं मान लो, अगर आपको एक सरफेस से निकालना हो तो डिवाइड बाय 6 करोगे, 16 जा, मतलब 1 से 10 आएगा, और ये कब आएगा जब आप 6 से डिवाइड करोगे। तो अब ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ सरफेस, फ्रॉम वन सरफेस, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन सरफेस। एक सरफेस से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल्स टू वन सरफेस से आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 से डिवाइड कर देंगे आंसर। मैंने बताया ना कि अगर टोटल 60 निकाला हो 6 से डिवाइड कर दो तो एक सरफेस का पता चलता है, तो ऐसे मैंने 6 से डिवाइड किया, टोटल फ्लक्स कितना था 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो देखो 60 बाई इतना 1 बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया। बताइए कहीं समस्या। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला सवाल बहुत आसान सवाल लिया था, लेकिन लोग सोचते इसका साइड वाइड देखो, इसके साइड का कोई यूज ही नहीं हुआ भाई साहब, ये जो 8 सेंटीमीटर था इसका कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी बात समझे आप, तो इसका कोई लेना देना नहीं था, वो आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए कहा था, और ये है गुमराहों का रास्ता। तो मुस्कान झूठी है, जानते हो गाना सुने हो, ये है गुमराहों का रास्ता। तो गुमराह कर रहा था 8 सेंटीमीटर देके साइड, लेकिन आपको वो 8 सेंटीमीटर साइड नहीं देना है। क्लियर मेरी बातें, गुमराह नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। ओके ठीक, चलिए दूसरे सवाल पे। ओके आइए भैया दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं तुरंत, बहुत टाइम हो गया, भूख भूख लगा है मुझे भी, आप लोग भी हो सकता है भूखे ही हो, भूखे भूखे। व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस, ये कॉन्फ़िगरेशन है, कह रहा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन या इस सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है कि कितना फ्लक्स निकल रहा है उससे। क्लियर हुई बातें, आपको क्या बताना है फ्लक्स। तो भैया है तो बहुत आसान सवाल, इसको बहुत इजी हम लोग निकाल सकते हैं। ये सरफेस है आपका, दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, सरफेस आपका ऐसे ऐसे उल्टा सीधा ऐसे दे रखा है, और यहां दे रखा है +2 कूलम, और यहाँ -2 कूलम, -q कूलम दे रखा, सॉरी -q कूलम, और ये सरफेस ऑफ बाहर दे रखा 3 कूलम। तो बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, हम जानते हैं कि फ्लक्स जो पास होता है वो q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपकी इनसाइड देखेंगे तो q इनसाइड कितना है जरा आप बताइए, बाहर का छोड़ दो, बाहर का कोई मतलब ही नहीं है भाई, बाहर का कोई मतलब ही नहीं है, 3 कूलम जो है प्लस में बाहर का कोई लेना देना ही नहीं है, हमें उसके सरफेस के अंदर कितना है ये चीज लेना देना है, सरफेस के अंदर कितना है -2 प्लस, तो +2 कूलम, इनसाइड कितना है +2 कूलम, और -q कूलम, तो 2 कूलम में से q कूलम जाएगा तो क्या बचेगा q कूलम। मेरे पास समझ में है, तो q इनसाइड कितना है सिर्फ q कूलम। नेट चार्ज, नेट चार्ज का मतलब क्या, सबको जोड़ दोगे तभी तो आंसर आएगा, तो नेट चार्ज हमने ये लिया। तो यहाँ पर इनसाइड कितना है, तो फ्लक्स पता चला हमें, q इनसाइड कितना है q, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओ माय गॉड, ये तो फॉर्मूला ही आ गया भैया, ये तो गॉस थ्योरम ही आ गया। अब क्वेश्चन ही ऐसा था तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे बस में है ही नहीं कुछ, मेरे बस में होता तो मैं आप लोग के लिए कोई ऐसी दवाई बनाता, ऐसा कुछ घोल के पिलाने वाला चीज बनाता कि उसको एक घूंट मारो एक एग्जाम, 2 घूंट मारो दूसरा एग्जाम, तीसरा घूंट मारो नीट, चौथा घूंट मारो IIT JEE, पांचवा घूंट मारो UPSC, IAS बन जाओ सीधे। अगर मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक आ जाए, कोई ऐसी दवाई मिल जाए तो मजा आ जाए।
क्लियर हुई बातें? लेकिन ये सब कहाँ हो ही सकता है, ये सब बातें हैं हमारी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सवालों का सिलसिला, तीसरा तीसरा सवाल है, बाकी आगे लेते रहेंगे हम लोग क्वेश्चन। कह रहा हाउ मच फ्लक्स विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस A इक्वल्स टू 10 j कैप प्लेस्ड इन, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2i कैप 4 j कैप इतना। अब भैया इसमें तो एंगल तो पता नहीं है मेरे को, अब क्या होगा? ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब कुछ नहीं करना, हमें तो पता ही है क्या, d phi इक्वल्स टू इतना, हम जानते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, वी नो दैट, वी, मैं कभी ये नहीं लिखता आई नो दैट, वी नो दैट, हम सब जानते हैं, ठीक है? तुम भी जानते हो, बस उस चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तुम सब जानते हो भैया, ठीक? वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, ओके, हम जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, E डॉट ए वेक्टर फॉर्म में, वेरी गुड। अब क्वेश्चन में तो E और A तो दे रखा है भैया, A कितना दे रखा है, वेक्टर A इक्वल्स टू दे रखा है 10 j कैप, E वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस 4 j कैप और प्लस 7 k कैप। क्लियर? सारी वैल्यू जब यहां मैं पुट करूंगा तो मुझे फ्लक्स इक्वल्स टू मिलेगा, ध्यान से देखिए, 2i कैप प्लस 4 j कैप और प्लस 7 k कैप, ओके। फिर यहाँ डॉट लगाऊंगा, बहुत अच्छा सा डॉट है, यहाँ डॉट लगा दिया। ए की वैल्यू तो सिर्फ भैया साहब केवल 10 j कैप है, आप देख सकते हैं j कैप है। आप जानते हैं कभी भी जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए डॉट भी निकालते हैं, तो आई वाले का आई से करते हैं, जे वाले का जे से करते हैं, के वाले का के से करते हैं। बस यहाँ एक्सीडेंटली बात ये हो सकती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, आई का आई से करेंगे, बट यहाँ आई है नहीं, यहाँ आई है नहीं, यहाँ पर जे है, तो हम जे डॉट जे करेंगे, ओके। तो 5 इक्वल्स टू 2 आई तो है नहीं, तो आई का आई से तो हम करेंगे नहीं, तो 0 हो जाएगा। भाई अगर आई यहाँ नहीं है तो आई यहाँ नहीं है तो किससे करोगे आप, 0 से करोगे तो 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया मान लो। आप जे का जब जे से करोगे तो 4 10 जा 40, तो ये हो गया 40। और जे डॉट जे, ध्यान रखिए, जे डॉट जे इसकी वैल्यू होती है 1, आई डॉट आई इसकी वैल्यू होती है 1, के डॉट के इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर प्लस लगाया मैं, यहाँ प्लस है, के तो है ही नहीं भाई, तो के का 0 से कराओगे तो के कितना हो जाएगा। क्लियर मेरी बातें? तो देखो केवल आपको जे वाला काम आया, 4 10 जा 40, और जे डॉट जे इसकी वैल्यू होती है 1, तो फ्लक्स इक्वल्स टू निकल के आया 40, और यूनिट मैंने क्या बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या मैंने बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स निकल के आ गया। बताइए इतने में कहीं समस्या हो? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने इतना इजी वे में आप सबको पढ़ाया है, बताया है, शायद ही कोई बताया, लेकिन बताने वाले तो बताएंगे। खैर उसके बाद छोड़िए। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा भैया फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इट। भाई उसी डेफिनेशन को, फ्लक्स के डेफिनेशन को आप इसी से मिलाइए ना, अरे फ्लक्स की डेफिनेशन को ही मिलाइए। फ्लक्स की डेफिनेशन में ये तो कहते हो, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इट। ओके, ये चीज सीखा मैंने। फिर हम लोगों ने प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम सीखा, एक बढ़िया सा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस, वो जो स्फीयर बनाया था ना, वो गॉसियन सरफेस है। मैं अगले लेक्चर में जब भी सवाल को सॉल्व करूंगा तो मैं गॉसियन सरफेस का यूज करूंगा टर्म का, ठीक है। वो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, फिर मैंने वहां से एरिया वेक्टर निकाला, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकाला, फिर दोनों के बीच का एंगल 0 किया, फिर सॉल्व किया, उसको प्रूफ हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर जब प्रूफ हो गया, फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, लगभग 3 सवाल लिए हैं, लगभग क्या 3 ही सवाल ले लिए हैं, ठीक। तो ये 3 सवाल हम एक एक करके सीखे हैं। बस ध्यान रखना, साइड यहाँ भटकाने के लिए देता है, अलग अलग चार्ज बाहर रख के देता है, ये सब गुमराह करने के लिए देता है, और हम लोग को गुमराह नहीं होना है। फिर हम लोग को अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस फ्लक्स निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया। जब चार्ज दिया रहे तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाओ। यही है टिप्स, छोटे छोटे, जो कि अप्लाई करो अपने फिजिक्स में, और फिजिक्स को अच्छा करो, थ्योरेटिकल बेस्ड मजबूत करो, फिर देखिए मजा आएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम मतलब सीखेंगे उसमें कि कैसे उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट टर्म का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।